कहानी की शुरुआत होती है 1968 से, जब एक सिंगल मॉम अपने 4 बच्चों के साथ अपने बचपन के घर मैरोबोन रेसिडेंसी पहुंचती है। ये लोग सीधा इंग्लैंड से यहाँ आए थे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। माँ अपने 4 बच्चों से कहती है कि हमें अपना भयानक पास्ट भूल जाना होगा और नई अच्छी यादें बनानी होंगी। वो साथ ही ये भी बताती है कि आज से हम अपने पुराने सरनेम फेयरब्रेन के नाम से नहीं जाने जाएंगे। आज से हमारा नया सरनेम होगा मैरोबोन। मैरोबोन उसका शादी के पहले का सरनेम था। उसका सबसे छोटा बेटा, जो काफ़ी डरा हुआ था, वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो हमें फिर से ढूंढ लेगा। लेकिन उसकी माँ सबको अश्योर करते हुए कहती है कि आज के बाद हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद पूरा परिवार उस घर में खुशहाली से रहने लगता है। वो लोग उस जगह पर नए थे, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं जानता था। ये लोग धीरे धीरे अपने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। एक दिन 4 बच्चे जंगल के आसपास घूम रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र पड़ती है एक चट्टान पर, जिसका फॉर्मेशन बहुत ही अजीब सा था। वो बिल्कुल एक खोपड़ी की तरह दिख रहा था और ये लोग उसका नाम देते हैं स्कल रॉक। इसी रॉक स्कल के पास उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एली होता है। एली स्वभाव से बहुत अच्छी और मिलनसार होती है। बहुत जल्दी इन लोगों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे के कुछ महीने ये लोग बहुत मस्ती करते हैं। ये पूरा ग्रुप एक साथ बहुत एंजॉय करता है और बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारता है। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि मैरोबोन अपने पुराने पास्ट को भूल चुके हैं और फाइनली उनके लाइफ में अब शांति आ चुकी है। लेकिन अचानक ही मैरोबोन परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उनकी माँ अचानक बहुत बीमार हो जाती है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो उनका इलाज करा सके। माँ अपने आखिरी समय में अपने सबसे बड़े बेटे जैक को बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम अपने साथ साथ अपने तीनों भाई बहन का भी ध्यान रखोगे। साथ ही वो जैक को ये भी समझाती है कि मेरे मर जाने के बाद तुम मेरे मरने की खबर किसी को भी मत देना। कम से कम अपने 21 साल के हो जाने तक तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि जैक अभी माइनर है और वो अपने भाई बहन का लीगल गार्डियन नहीं बन सकता है। अगर किसी को भनक लग गई कि उसकी माँ अब नहीं रही है, तो सारे बच्चों को अलग अलग फॉस्टर होम में भेज दिया जाएगा और सारे भाई बहन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद माँ कबर्ड की तरफ इशारा करती है जहाँ एक सीक्रेट बॉक्स रखा होता है। जैक उस बॉक्स को बाहर निकालता है और उसे ओपन करता है। उसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। ये पैसे उसके पिता के होते हैं। इस बात से जैक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस पैसे के बारे में अगर उसे पहले से पता होता तो वो अपनी माँ का इलाज करा सकता था। और इससे पहले कि जैक अपनी माँ से कुछ कह पाता, उसकी माँ की डेथ हो जाती है। इसके बाद जैक अपने बाकी भाई बहनों को भी कमरे में बुलाता है। उन पैसों के साथ एक लेटर भी पड़ा होता है जो कि उसकी माँ ने पहले से लिखकर उसमें रखा था। ये लेटर उन बच्चों के लिए ही होता है। जैक इस लेटर को पढ़ता है। इस लेटर में माँ ने जैक और बाकी बच्चों से ये रिक्वेस्ट किया होता है कि सारे बच्चे एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का मुसीबत में साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े भाई का नाम जैक होता है। उसके बाद उससे छोटा भाई जिसका नाम बिली होता है। उसके बाद उसकी बहन जिसका नाम जेन होता है और सबसे छोटा भाई जिसका नाम सैम होता है। ये लोग इसी जगह पर एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो लोग कभी भी अलग नहीं होंगे और हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। पत्र में माँ ने एक और बात लिखी होती है। उसने जैक को कहा होता है कि अगर कभी भी उसके पिता ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाएं तो उनके पैसे उन्हें वापस कर दे और वो लोग इस पैसों को खर्च ना करें। माँ ने पत्र में एक और अपनी आखिरी इच्छा बताई होती है कि मर जाने के बाद उन्हें घर के आसपास ही दफना दिया जाए। जैक अपने माँ के कहे अनुसार उन्हें मैरोबोन रेसिडेंसी के पास ही गार्डन में दफना देता है और उसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। एक दिन दोपहर के समय जेन जब अपने कमरे में आराम कर रही होती है
ठीक उसी समय एक गन शॉट से विंडो में एक होल हो जाता है। जब वह खिड़की के बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि एक आदमी अपने हाथ में राइफल लिए हुए खड़ा है। उस आदमी को देखकर जेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने भाई जैक को जोर से चिल्लाकर बुलाती है। और ठीक यहीं से इस मूवी में 6 महीने का लीप दिखाया जाता है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है। हम मूवी में आगे जान पाएंगे कि इस 6 महीने में क्या हुआ था। चारों भाई बहनों को देखकर लगता है कि 6 महीने पहले हुए हादसे से वो मूव ऑन कर चुके हैं। घर के एटिक में एक भूत रहता है और उस भूत से बचने के लिए ही उन लोगों ने घर के सारे मिरर्स को या तो हटा दिया है या फिर उसे ढक दिया है। चारों भाई बहन को लगता है कि वो भूत काफ़ी टाइम पहले ही एटिक छोड़कर चला गया है, लेकिन ये लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए मिरर्स को ढक कर ही रखते हैं। जैक कभी कभी कोशिश करता है कि वो एटिक में जाकर चेक करे, लेकिन वो जब भी ऐसा कोशिश करता है उसके हेड में बहुत तेज पेन होने लगता है। चारों भाई बहनों में एक जैक ही है जो घर से बाहर जाता है घर की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने। एक बार वो शहर के एक फार्मेसी में पहुंचता है और अपनी माँ के लिए मेडिसिन्स खरीदता है। उसने अभी तक दुनिया से ये बात छुपा कर रखी है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। लोगों को शक ना हो इसलिए वो अक्सर अपनी माँ के लिए मेडिसिन्स खरीदा करता है। हम जैक के माथे पर एक चोट नोटिस करते हैं, लेकिन मूवी में अभी तक ये हमें नहीं बताया गया है कि जैक को वो चोट कैसे लगी। इसके बाद जैक शहर के एक लाइब्रेरी में पहुंचता है। उस लाइब्रेरी में एली एज अ लाइब्रेरियन काम करती है और इन दोनों की बातों से लगता है कि इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। एली उसे काफ़ी हेल्प करती है और कुछ बुक्स भी देती है ताकि उसका छोटा भाई सैम, जो कि होम स्कूल कर रहा है, वो घर पर अपनी पढ़ाई कर सके। उन दोनों की बातें हो ही रही होती हैं, तभी बीच में टाउन का लॉयर पहुंचता है। टाउन लॉयर पॉटर जिस तरह से एली से बात करता है और उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि वो एली को पसंद करता है, लेकिन एली के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अक्सर वहाँ आता है एली से मिलने के लिए। थोड़ी देर में उसकी नज़र जैक पे पड़ती है। जैक को और एली को वहाँ अकेला देखकर उसके मन में थोड़ी सी जेलसी वाली भावना आ जाती है। वो जैक के पास जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे घर का यानी कि मैरोबोन हाउस का न्यू इंचार्ज हूँ और मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा ट्रांसफ़र मनी के लिए और तुम्हारी माँ के सिग्नेचर के लिए। उसके बाद ये घर तुम्हारे नाम से हो सकता है। लेकिन जैक बताता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। जैक लॉयर से रिक्वेस्ट करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसे दे दे और वो घर ले जाएगा और साइन करके अगले दिन वापस ले आएगा। लेकिन लॉयर उसकी ये बात नहीं मानता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर को एक बार विज़िट करना चाहता हूँ और तुम्हारी माँ के सिग्नेचर भी वेरीफाई करना चाहता हूँ। साथ ही वो ये भी मेंशन करता है कि जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो $200 हैं। जैक काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। वो अपने घर पहुंचता है और अपने भाई बहनों से सारी सिचुएशंस बताता है। अगर लॉयर को ये बात पता चल गई कि उसकी माँ की डेथ हो गई है तो सारे भाई बहन को सेपरेट कर दिया जाएगा। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ट्रांसफ़र चार्जेस के लिए मनी भी नहीं है। उसका भाई बिली जैक को याद दिलाता है कि माँ मरते समय जो पैसे छोड़ कर गई है हम उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेन इस बात के खिलाफ है। जेन का कहना है कि याद करो, माँ ने कहा था कि उस पैसे को कभी भी हाथ मत लगाना। लेकिन जैक को भी यही लगता है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी उस बॉक्स को कहीं जंगलों में फेंक दिया था। बिली जाता है और उस बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है। बॉक्स ढूंढते ढूंढते उसे वहाँ जंगल में एक चाकू भी मिलता है और साथ ही वो बॉक्स भी मिल जाता है। वो दोनों चीज़ें लेकर घर वापस लौटता है। जब जैक उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। तीनों भाई पैसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जेन काफ़ी टेंशन में दिख रही है। उसे लगता है कि उसे माँ को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए था। जेन को लगता है कि उस मनी पर उसके फादर का कर्स है और इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा।
अगले दिन सुबह से चारों भाई बहन मिलकर घर की साफ सफाई और रेनोवेशन में बिजी हो जाते हैं ताकि लॉयर को किसी भी प्रकार का कोई शक न हो। जेन अपनी माँ के सिग्नेचर कॉपी करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करती है। जेन घंटों बिता देती है प्रैक्टिस करने में। जैक अपनी माँ के कमरे में जाता है ताकि कुछ ज़रूरत की चीज़ें ला सके। छोटा सैम भी वहीं पर होता है और वो भी अपने माँ के कमरे के अंदर जाना चाहता था, लेकिन जैक उसे अंदर नहीं जाने देता है। थोड़ी देर बाद ही लॉयर पॉटर वहाँ पहुँचता है। जैक उसका स्वागत करता है और उसने सारे अरेंजमेंट्स घर के बाहर ही कर रखा था। वो नहीं चाहता था कि लॉयर घर के अंदर जाए। उसे एनवलप पकड़ाता है जिसके अंदर 200 पाउंड्स होते हैं। लालची लॉयर ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि $200 से 200 पाउंड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। जैक लॉयर से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार है और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करेगी अगर कोई उसे उस हालत में देखे। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पेपर मुझे दे दो और मैं अंदर जाकर साइन करा कर ले आता हूँ। लॉयर अभी काफ़ी खुश था, अच्छे मूड में था, इसीलिए वो मान जाता है। जैक जल्दी से डॉक्यूमेंट्स लेकर घर के अंदर अपनी माँ के कमरे में पहुँचता है जहाँ ऑलरेडी जेन उसका वेट कर रही थी। जब जेन को ये पता चलता है कि उसे एक नहीं 2 पेपर पर साइन करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसी बीच वो लॉयर घर में एक चक्कर लगाने के बहाने से टहलता हुआ घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और घर में जो भी मिरर्स हैं उसके ऊपर पर्दे टंगे हुए देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सीढ़ियों के पास एक बड़ा सा मिरर जो ढका हुआ था वो उसका कर्टन थोड़ा सा हटा देता है। फिर वो सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ माँ के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैक को उसके आने का आभास हो जाता है और वो जेन को बोलता है जल्दी करने के लिए, और लकीली वो लोग टाइम पर अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद लॉयर उसी सेम पेपर पर अपने सिग्नेचर भी कर देता है जिससे वो घर ऑफिशियली उनका हो जाता है। जाने से पहले लॉयर उनके पिता के द्वारा किए हुए बुरे कामों के बारे में भी बात करता है, जिसका ये मतलब है कि लॉयर को इनके पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। उस रात चारों भाई बहन काफ़ी खुश थे। वो लोग साथ में एक बोर्ड गेम भी खेलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन इसी बीच में बिली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो डाइस गलती से काफ़ी तेज़ फेंक देता है और वो डाइस लुढ़कता हुआ दूसरे कमरे में चला जाता है। छोटा सैम डाइस के नंबर को चेक करने के लिए डाइस के पीछे पीछे जाता है। वो डाइस लेकर जब वापस लौट रहा होता है अंधेरे रास्तों से, तभी स्टेयर्स के पास रखा हुआ मिरर जिसे कपड़े से ढका गया था, अचानक उसका कपड़ा गिर जाता है। सैम बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चीखता है और चिल्लाता है कि घोस्ट वापस आ गया। बाकी भाई बहन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जैक अपने भाई बहनों को लेकर एक टेंट हाउस में जाता है जो कि घर के अंदर ही बना होता है। वो उनके लिए एक सेफ प्लेस होता है जहाँ घोस्ट नहीं आ सकता। वो अपने तीनों भाई बहनों को वहीं बैठाकर खुद जाता है उस मिरर को वापस ढकने के लिए। तीनों भाई बहन काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और वेट कर रहे हैं जैक के वापस आने का। जैक बहुत ही मुश्किल से एक सीढ़ी की सहायता से उस मिरर को फिर से ढकता है। उस लैडर पे खड़े खड़े सीलिंग में जो छेद बनी हुई थी उसमें से झांक कर वो एटिक में देखने की कोशिश करता है और तभी जैक को वापस जब होश आता है तो वो खुद को उसी टेंट हाउस में अपने भाई बहनों के पास पाता है। बिली उसे बताता है कि जब जैक वापस नहीं आया तो बिली को बाहर निकलना पड़ा और वो जाकर बेहोश जैक को यहाँ लेकर आया। जेन को लगता है कि उन लोगों ने जो कर्स्ड मनी का यूज़ किया था उसी वजह से घोस्ट वापस आ गया है। अगले दिन सुबह बिली उस मनी बॉक्स को लेकर घर की छत पर चढ़ जाता है और चिमनी में बने हुए छेद से उस मनी बॉक्स को अंदर गिरा देता है, जो कि एटिक के अंदर जाकर गिरती है, जैसे कि वो उस कर्स्ड मनी से पीछा छुड़ाना चाह रहा हो। वहीं दूसरी तरफ शहर में जब एली अपने ऑफिस जा रही होती है तब पॉटर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उसे लिफ्ट ऑफर करता है।
पहले तो एली साफ मना कर देती है, लेकिन बार बार पॉटर के इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो जैसे ही कार में बैठती है, पॉटर उन्हें मैरोबोन सिबलिंग्स का टॉपिक स्टार्ट कर देता है। एली जैसे ही उसके कार में बैठती है, पॉटर उन मैरोबोन्स भाई बहनों का टॉपिक छेड़ देता है। वो कहता है कि उसे उन लोगों की काफ़ी चिंता है। वो लोग बाकी दुनिया और समाज से कटकर एक घर में अकेले सुनसान ज़िंदगी जीते हैं। एक छोटा बच्चा सैम, जिसे स्कूल जाना चाहिए, वो भी इस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन एली उसके बातों को क्लैरिफाई करने के लिए बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है कि सैम होम स्कूल करता है और वो काफ़ी स्मार्ट है और वो हर हफ्ते उसके नोट्स भी चेक करती है। पॉटर उनके पिता के बारे में भी बात करता है। एली कहती है कि हाँ, उसके पिता एक बहुत ही क्रूअल इंसान थे, लेकिन पॉटर का कहना है कि वैसे इंसान के लिए बस क्रूअल शब्द का प्रयोग करना काफ़ी कम होगा। जैक अपने भाई सैम को अपने रूम के विंडो पर बैठाता है रात के समय और उसे बताता है कि वो किस तरह एली से कम्युनिकेट करता है जब भी उसका बात करने का मन हो। वो लोग मोर्स कोड की हेल्प से बात करते हैं। जैक के पास एक फ्लैशलाइट होता है जिसे जलाकर वो इशारों से एली से बात करता है। उस रात सैम भी उस फ्लैशलाइट की हेल्प से एली से बात करता है। अगले दिन सुबह एली और जैक दोनों बीच के पास मिलते हैं और एक क्वालिटी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। एली जैक से उसके फादर के बारे में पूछती है। अपने फादर के बारे में सुनकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और बात करने से घबराता है, लेकिन वो एली को इतना ज़रूर बताता है कि उसका पिता एक मॉन्स्टर था। जैक ये भी बताता है कि उसके पिता ने बहुत सारे बुरे काम किए और उसके पिता के वजह से ही उन लोगों को सब कुछ छोड़कर यहाँ अमेरिका में आकर ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। एली जब उसके पिता के बारे में पूछती है कि क्या वो अभी भी इंग्लैंड में रहते हैं, इस बात पर जैक रिवील करता है कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है। जैक कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग साथ में बीच पर ही होते हैं और वहीं पॉटर उन्हें दूर से देख रहा होता है। पॉटर की आंखों में हम साफ गुस्सा और जेलसी देखते हैं। जब जैक शाम को घर वापस लौटता है तो वो पाता है कि बिली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वो इस बात से गुस्सा है कि बाकी तीनों भाई बहन प्रिजनर्स की तरह घर में लॉक हैं और जैक बड़े आज़ादी के साथ कहीं भी घूम फिर सकता है, क्योंकि बहुत पहले ही ये डील हुआ था कि सिर्फ जैक ही घर से बाहर निकल सकता है अगर कुछ भी इमरजेंसी हो। और वहीं जैक बाहर एली के साथ रोमांटिक रिलेशन में भी है। इन दोनों के बीच लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जैक खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। शाम के समय जब जैक नहा रहा होता है, सैम उसकी चाबी चुरा लेता है और वो अपने मॉम के कमरे में चला जाता है। सैम सभी भाई बहनों में सबसे छोटा होता है, जिस वजह से वो अपनी माँ को बहुत याद करता है और यही कारण होता है कि वो जैक के बनाए हुए नियम को भी तोड़ देता है। वो चाबी से रूम को अनलॉक करता है और अंदर जाता है। वो कमरा काफ़ी नीट एंड क्लीन और अरेंज्ड होता है, लेकिन वहाँ के सारे मिरर्स पूरी तरह से कवर्ड होते हैं। वो थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि कमरे का एक खिड़की खुला हुआ है। वो उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्लिप होकर गिर जाता है और अलमारी में बने हुए मिरर से पर्दा गिर जाता है, जहाँ सैम बिल्कुल फेस टू फेस उस घोस्ट को देख पाता है। सैम की अचानक आंख खुलती है और जब जगता है तो देखता है कि उसके सारे भाई बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जेन के माध्यम से उसे पता चलता है कि सैम माँ के कमरे में चला गया था, जहाँ उसका सामना घोस्ट से हुआ था। जेन और जैक के बीच में जो बातें होती हैं, उससे ये रिवील होता है कि वो भूत और किसी का नहीं बल्कि उसके फादर का ही है। उन चारों का पिता उनका पीछा करते हुए इंग्लैंड से अमेरिका तक पहुंच गया था। उनका पिता उन चारों भाई बहनों को मार डालने के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन चारों ने मिलकर अपने पिता को एटिक में लॉक कर दिया और दरवाजे को ईंटों की सहायता से अच्छे से सील कर दिया और अपने पिता को वहीं छोड़ दिया। वो भूख प्यास से तड़प कर उनकी जान निकल गई
और उनका भूत वहीं एटिक में भटकता है। जेन सजेस्ट करती है कि उन लोगों को अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहिए ताकि एक प्रॉपर पीस उन्हें मिल सके, लेकिन जैक इस बात से साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में पॉटर एली से मिलने पहुंचता है। वो एली को बताता है कि उसका ट्रांसफ़र दूसरे सिटी में होने वाला है। वो एली को ऑफ़र करता है कि वो उसके साथ चले और वो लोग एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन एली मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसने कभी भी पॉटर को उस नज़र से नहीं देखा है। लेकिन पॉटर को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे पता है कि वो जैक की वजह से उसे मना कर रही है, इसलिए बदला लेने के भाव से वो मैरोबोन सिबलिंग्स की केस फाइल एली को दे देता है। पॉटर के वहाँ से चले जाने के बाद जेन उस केस फाइल को ओपन करती है और फाइनली उसे सच्चाई का पता चलता है। चारों भाई बहन के पिता मिस्टर फेयरब्रेन, जो कि एक सीरियल किलर थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया था। उन्होंने अपने ही परिवार को टॉर्चर किया और खुद की ही बेटी जेन को असॉल्ट भी किया। जब जैक ने उनके खिलाफ केस किया तब उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, लेकिन कुछ समय पहले ही मिस्टर फेयरब्रेन जेल से किसी तरह से भागने में कामयाब हो गया। जेन घर पर अकेली होती है और घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका पेट रकून एटिक में कहीं घूम रहा है। वो उसे आवाज़ लगाती है ताकि उसे खाना दे सके, लेकिन उसका रकून वहाँ नहीं आता। फिर दीवार में बने हुए एक होल की मदद से वो उसमें झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उसको रकून नहीं दिखाई देता है। फिर वो उसका खाना देने के लिए अपना हाथ उस होल में डालती है। तभी बहुत ही भयानक सा एक हाथ उसके हाथ से टच होता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो देखती है कि उसका रकून, जो कि उस छेद से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, उसे कोई दूसरी एंटिटी खींचकर अंदर ले जाती है और जेन उसकी मदद नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ पॉटर, उसको एक कॉल आता है। ये कॉल उसके अपने बॉस का होता है। उसका बॉस बताता है कि उसका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन बदले में उसे पार्टनरशिप ऑफ़र किया जा रहा है। शर्त बस इतनी सी है कि उसे 10% शेयर बाई करना होगा। इस न्यूज़ से पॉटर काफ़ी खुश तो है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, उस 10% शेयर का प्राइस $5000 है और उसके पास फ़िलहाल इतने पैसे नहीं हैं। कॉल कट हो जाने के बाद वो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आसपास की चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक कर तोड़ कर निकालता है। जो भी पेपर्स वो उठाकर वहाँ से फेंकता है, उसमें मैरोबोन्स के केस फाइल भी थी। उसकी नज़र एक पेपर पर पड़ती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि केस के दौरान मिस्टर फेयरब्रेन ने जो भी पैसे चुराए थे, उसमें से 10,000 पाउंड मिसिंग हैं। वो समझ जाता है कि ये मिसिंग पैसे ज़रूर उन 4 भाई बहनों के पास ही हैं। पॉटर मैरोबोन हाउस पहुंचता है और जैक को कन्फ्रंट करता है। वो धमकी देते हुए कहता है कि उसे पता है कि उसके पास वो सारे पैसे हैं और उसने जो फेक सिग्नेचर किए थे उसके बारे में भी उसे सब पता है। अगर उसने सारे पैसे उसे नहीं दिए तो वो पुलिस को ये सारी बात बता देगा और घर से उसका क्लेम भी चला जाएगा। जेक काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और वो जब घर के अंदर आता है तो उसके तीनों भाई बहन भी काफ़ी परेशान हैं। जैक को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से उन पैसों को एटिक से बाहर निकाले, लेकिन बिली, जो वहीं खड़ा होता है, उसके दिमाग में एक प्लान बन रहा होता है। उस रात बिली अपने घर की छत पर जाता है। चिमनी के पास जाकर उसे खोलता है और एक रस्सी की सहायता से खुद को बांध लेता है और वो चिमनी से धीरे धीरे नीचे उतरता है। वो किसी तरह जब चिमनी से उतरकर एटिक तक पहुंचता है, चारों तरफ अंधेरा होता है। उसके पास एक मैच बॉक्स होता है जिसकी एक तीली जलाकर वो आसपास देखने की कोशिश करता है और उसे दिखाई देता है वहाँ कुछ जानवर है जिसे शायद मारकर खाया गया है और कुछ टूटे फूटे बर्तन हैं जिसमें पानी है। उसे किसी तरह से वो मनी बॉक्स मिल जाता है
और वो जैसे ही वापस जाने वाला होता है तभी अचानक उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है और कुछ परछाई दिखाई देती है। ये परछाई और कोई नहीं बल्कि उसका पिता था। वो किसी भी तरह से उस एटिक में सरवाइव कर गया था। वो चूहे बिल्लियों को मार कर खाता था और बारिश का पानी पीकर जिंदा था। ये सब देखकर बिली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन उसका फादर उसे नीचे की तरफ खींचता है। इसी खींचातानी में वो अपनी रस्सी में उलझ जाता है और उसके हाथ में जो मनी बॉक्स था वो भी वापस एटिक में गिर जाता है। वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाने के लिए रस्सी को काटता है और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाता है। जैक की आँख खुलती है और वो खुद को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है और वो घायल भी दिखाई दे रहा है। वो भागता हुआ अपने भाई बहनों के पास पहुंचता है और पाता है, और बिली जिसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई हैं वो बताता है कि मनी बॉक्स को वापस पाने के लिए वो रात में एटिक के अंदर गया था, और साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि उसका पिता मरा नहीं है, वो अब भी जिंदा है, पानी और छोटे मोटे जानवरों को खाकर जिंदा रखा हुआ है। ये सुनते ही जैक काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। जेन उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आता है। जेन बिली से कहती है कि उसे सब कुछ एली को बताना होगा, और एली ही है जो जैक को बचा सकती है। उस रात वो लोग फ्लैशलाइट की हेल्प से एली से बात करते हैं और उसे अगले दिन स्कल रॉक के पास बुलाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह एली उस स्कल रॉक के पास पहुंचती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है ये सोचकर कि काफ़ी दिनों के बाद वो सबसे मिल पाएगी, लेकिन स्कल रॉक के पास कोई भी नहीं होता। उसे वहाँ एक किताब मिलती है जिस पर लिखा होता है आवर स्टोरी। जब वो उस बुक को खोलती है तो पहले कुछ पन्नों के माध्यम से उसे पता चलता है कि किस तरह से वो लोग भागकर अमेरिका आए और यहाँ पर सेटल हुए। वहीं दूसरी तरफ पॉटर भी मैरोबोन हाउस पहुँचता है उस कैश को पाने के लिए। पॉटर को घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता है, यहाँ तक कि जैक भी उसे नहीं मिलता है। पूरा घर बहुत ही अजीब और भयानक दिख रहा होता है। किसी के वहाँ ना होने का फ़ायदा उठाकर पॉटर उसके माँ के कमरे में पहुँचता है और वो कंफर्म हो जाता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। वो घर के अंदर घूमता फिरता एटिक के एंट्रेंस तक पहुँचता है, जिसे ईंट और सीमेंट की हेल्प से सील कर दिया गया था। पॉटर को लगता है कि चारों भाई बहनों ने पैसे ज़रूर यहीं छिपा रखे हैं। वो घर के अंदर से एक हैमर ढूंढ के ले आता है और उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एली उस किताब को लगातार पढ़े जा रही थी और पढ़ते पढ़ते वो उस पॉइंट पर पहुंचती है जब एक अनजान आदमी मैरोबोन हाउस के बाहर गन लेकर आ गया था और उसने खिड़की पर एक गन शॉट भी किया था। और ठीक इसी पॉइंट पर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां ये रिवील होता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका पिता मिस्टर फेयरब्रेन था। वो उन चारों भाई बहनों को मारने के इरादे से वहां आया था। जैक, जो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, वो जिम्मेदारी निभाते हुए अपने तीनों भाई बहनों को एटिक के अंदर ले जाता है और उन्हें वहां लॉक कर देता है ताकि वो लोग सेफ रहें, और वो खुद मनी बॉक्स लेकर अपने पिता के पास पहुंचता है और हाथ हिलाकर चिल्लाकर बताता है कि वो मनी बॉक्स लेकर आ रहा है। पैसों का बॉक्स देखकर उसका पिता इशारा करता है और उसे जंगल की तरफ बुलाता है। जैक अपने पिता के पीछे पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। वो मनी बॉक्स अपने पिता की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि पैसे आप ले लो और इसके बाद हमें कभी भी परेशान मत करना। लेकिन उसका पिता, जो पूरी तरह से एक साइको था, अपने ही बेटे पर अटैक कर देता है। जैक खुद को बचाने की कोशिश करता है और उसके पास एक छोटा चाकू होता है जो वो अपने पिता के गले में मार देता है, और उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है।
वो भागकर जब पहाड़ी पर पहुंचता है तब अपने पिता को अपने सामने देखता है। उसका पिता जैक को धक्का देकर क्लिफ से नीचे गिरा देता है और जैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। उनका पिता मैरोबोन हाउस की तरफ बढ़ता है और चिमनी के रास्ते से एटिक में पहुंचता है और अपनी बाकी तीनों बच्चों पर अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ जैक, जो बेहोश हो चुका था, वो थोड़ी देर के बाद होश में आ जाता है। वो जैसे ही होश में आता है, अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए जल्दी से घर की तरफ बढ़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ पूरी तरह से शांति होती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में पॉटर हैमर की मदद से उस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर एटिक के अंदर जाता है, जहां उसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है और उसे कपड़ों में ढके हुए 3 बॉडीज़ मिलते हैं और ये तीनों बॉडी होते हैं बिली, सैम और जेन के। वहीं पास्ट में जब जैक को रियलाइज़ होता है कि उसके तीनों भाई बहन मारे जा चुके हैं तो वो उस दरवाजे को नहीं खोलता है और वो ईंट और सीमेंट से पूरे एटिक को सील कर देता है। उसके बाद वो अपने भाई बहन के मरने के दुख में खुद को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे अपने भाई बहनों की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए उसी टेंट हाउस में पहुंचता है और पाता है कि उसके तीनों भाई बहन वहाँ चैन की नींद से सो रहे हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसके भाई बहन बिल्कुल सुरक्षित हैं और जिंदा हैं। अपने भाई बहनों को जिंदा देखकर जैक को काफ़ी राहत मिलती है। वो घर के सारे शीशों पर पर्दे लगा देता है और अपने तीनों भाई बहनों को अपने ही दिमाग में एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी की तरह जिंदा रखता है। अपने साथ साथ अपने तीनों भाई बहनों की ज़िंदगी भी जीता है और यही कारण था कि जब भी पॉटर उनके घर आता था वो हमेशा बस जैक से ही मिलता था और चारों भाई बहनों में जब भी कोई काम हो या इमरजेंसी हो, जैक ही उस घर से बाहर निकलता था। किसी ने भी जैक के अलावा और किसी भी भाई बहन को कभी भी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ एली, जिसे किताब के माध्यम से सब कुछ पता चल गया था और सच्चाई जानने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत रोती भी है। एली भागती हुई मैरोबोन हाउस पहुंचती है और जैक को ढूंढती है। उसे जैक उसी टेंट हाउस में मिलता है जहां वो अपने भाई बहनों से बात कर रहा होता है, लेकिन जैक वहां अकेला होता है। वो किसी नाटक की तरह अपने भाई बहन के भी लाइन बोल रहा था और खुद के भी। वो सारे पर्सनालिटी उसके अंदर ही थे। एली उसे समझाने की कोशिश करती है और वहां से बाहर निकालने की भी कोशिश करती है, लेकिन जैक ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसके भाई बहन अब जिंदा नहीं हैं। जैक एली पर चिल्लाता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। एली वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वो नोटिस करती है एंट्रेंस का वो वॉल टूटा हुआ है। वो एटिक की तरफ आगे बढ़ती है और एटिक के अंदर जाते ही उसे तीनों भाई बहन की सड़ी हुई बॉडीज मिलती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और तभी सोफे पर उसे घायल पॉटर मिलता है, जो बहुत बुरी तरह से चोटिल था। तभी एली को एहसास होता है कि उस एटिक में वो अकेली नहीं। एली जैसे ही एटिक से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मिस्टर फेयरब्रेन, जो इतने टाइम से उस एटिक में छिपा हुआ था, वो उस एटिक के दरवाजे को बंद कर देता है। एली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो मिस्टर फेयरब्रेन को धमकाती है और मदद के लिए जैक को आवाज़ लगाती है, लेकिन जैक एली की आवाज़ सुनकर भी उसके मदद के लिए नहीं आता है। तभी एली के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो उसके बाकी तीनों भाई बहनों का नाम लेकर उन्हें बुलाती है मदद के लिए। वो तीनों भाई बहन, जो एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी के रूप में जैक के अंदर ही जिंदा हैं, वो एली की आवाज़ सुनते हैं और ये प्लान काम कर जाता है। जैक के अंदर जो बिली आज भी जिंदा है, वो बिली डिसाइड करता है कि वो एली की रक्षा करेगा। मिस्टर फेयरब्रेन ने एली पर अटैक कर दिया था और लगभग गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जैक गन लेकर एटिक में पहुंच जाता है और बस एक ही शॉट में अपने पिता को मार डाल।
इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है। हम एली को डॉक्टर के पास देखते हैं जो कि जैक का डॉक्टर है। एली अब जैक के साथ मैरोबोन हाउस में ही रहती है। डॉक्टर उसे एडवाइस करता है कि वो जैक को लगातार दवाइयाँ देती रहे ताकि वो बाकी पर्सनालिटी से दूर रहे। लेकिन हम देखते हैं कि एली डॉक्टर से दवाइयाँ ले तो लेती है, लेकिन वो जैक को नहीं देती है क्योंकि उसे पता है कि जैक अपने भाई बहनों के आसपास रहता है तो खुश रहता है। शायद जब उसे ये एहसास हो कि उसके भाई बहन अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो उसे उसी रियलिटी में ज़िंदा रखना चाहती है। जैक अपने घर के बरामदे में बैठा है और वहीं बैठा बैठा अपने भाई बहनों को सामने पार्क में हंसता खेलता हुआ देखता है। जैक को आज भी यही लगता है कि वो अपने परिवार के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा है, जहां उसके भाई बहनों के साथ एली भी उसके साथ ही रहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।